अक्सर मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स के पीछे परेशान होता हुआ देखता हूं, जहां पर मैंने उनके कई बार इस बात के लिए कि भाई एक स्कीम के अंदर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और दूसरी स्कीम के अंदर कम रिटर्न मिल रहा है, इसलिए उसको चेज करते हुए देखा है। अच्छा, ये जो कंपैरिजन है वो दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हो रहा है, सेम कैटेगरी के अंदर नहीं हो रहा है। बट बहुत सारे टाइम पे इन्वेस्टर ये बात चेक करना भूल जाते हैं कि जो रिटर्न वो बनाने वाले हैं उसके ऊपर टैक्स कितना लगने वाला है। क्योंकि एक रिटर्न को बनाने के बाद अगर आप हेवी टैक्स पे करके उस रिटर्न को नीचे लेकर आने वाले हो, तो आपने इन्वेस्टिंग को सही तरीके से नहीं समझा है। आपने जो इन्वेस्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि घर में पैसा है, उसको सही तरीके से नहीं समझा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैप्टर के अंदर डिटेल में म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को डिस्कस करने वाला हूँ। सभी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर लीगल तरीके से टैक्सेस के ऊपर सेव करने का एक तरीका समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर कौन-कौन से टैक्सेशन एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है इक्विटी टैक्सेशन, जो कि शेयर बाजार का टैक्सेशन होता है। और दूसरा आता है बॉन्ड टैक्सेशन, जिसको एफडी वाला टैक्सेशन भी बोला जाता है या फिर सैलरी टैक्सेशन भी बोला जाता है। ये दो मेजर कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सारी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज फॉल करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार वाले टैक्सेशन के ऊपर, जिसके अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड दूसरा आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, जो कि है 1 साल का डिफरेंस। अगर आप अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को 1 साल तक होल्ड करके रिडीम कर लेते हो, ध्यान से सुनना इस शब्द को, मैंने बोला रिडीम कर लेते हो। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड के गेन्स को होल्ड करके रखे हुए हो और उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल भी होल्ड करके रखोगे, तो उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं लगने वाला है। भले ही आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर चाहे कितनी भी बार बाइंग सेलिंग कर ले, यानी कि आपको तो यूनिट्स दे दी, आपके बैंक अकाउंट में या आपके ब्रोकर के अकाउंट में यूनिट्स पड़ी हुई है, एसओए अकाउंट में यूनिट पड़ी हुई है, एंड उसके अंदर स्कीम के अंदर फंड मैनेजर 10,000 बार भी बाइंग सेलिंग कर लेगा, तो भी आपको टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है। टैक्स तभी लायबल बनेगा जब आप किसी भी स्कीम को रिडीम कर लोगे, आपने यूनिट्स को बेच दिया है। अब इसके अंदर एसटीपी स्विच, ये सारी चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन बनती है, बट जब मैं इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में बताऊंगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम को 1 साल से कम टाइम पीरियड में बेचा है और उसके ऊपर जो भी गेन बनाया है, उस गेन के ऊपर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है, आप उसके ऊपर 20% का टैक्स पे करोगे। प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं पे करना, गेन अमाउंट के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना है। नेक्स्ट आता है कि आप लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके बेच रहे हो, तो उस केस में आप 12.5% का टैक्स पे करोगे। तो यहां पर तकरीबन आपको 7.5% की टैक्स सेविंग तो ऑलरेडी देखने को मिल जाएगी, अगर आपने 1 साल से ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर लिया। इसको एग्जांपल से एक बार समझाऊंगा। इसके अलावा आपको 1.25 लाख की एक एग्जेम्पशन मिलती है कि जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है उसमें से एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के ऊपर बात हो रही है, शॉर्ट टर्म के ऊपर बात नहीं हो रही है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप टोटल प्रॉफिट में से 1,25,000 का एग्जेम्पशन ले सकते हो उन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपने शेयर बाजार के अंदर रखी थी, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर रखी थी, एंड उसको 1 साल से ज्यादा होल्ड करके ही बेचा था। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर है, ए इन्वेस्टर, जिसने बोला मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, और इस इन्वेस्टर ने 364 दिन अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रिडीम कर लिया, बेच दिया। इस इन्वेस्टर ने 11,35,000 रुपए की फाइनल वैल्यू निकाली। अब इस इन्वेस्टर का टोटल प्रॉफिट कितना निकल के आना चाहिए? इस इन्वेस्टर का टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा 1,35,000 का। सर शॉर्ट टर्म इसने 364 दिन के अंदर बेचा है, तो इसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। टोटल जो टैक्स लायबिलिटी इसकी बनेगी वो बनेगी 27,000 रुपीज की। नंबर वन केस सिनेरियो ए इन्वेस्टर का तो ये हो गया। बी इन्वेस्टर, इस इन्वेस्टर ने भी 10 लाख रुपए लगाए थे। इस इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्टमेंट थी वो 366 दिनों तक इन्वेस्टेड रखी, यानी कि 367 डेज तक इन्वेस्टेड रहा। उसके बाद इसने इसको रिडीम कर लिया, और रिडीम करने के बाद इसके पास भी 1,35,000 का ही फाइनल वैल्यू निकल के आया। इसका भी जो प्रॉफिट बना वो 1,35,000 का बना, बट इसमें क्योंकि भारत सरकार ने बोला कि आप 1,25,000 तक के प्रॉफिट्स को टैक्स फ्री इंजॉय कर सकते हो, तो आपके लिए जो नेट टैक्सेबल अमाउंट बनी वो बनी 10,000 रुपए की। इसके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला था? इसके ऊपर टैक्स लगने वाला था 12.5% के हिसाब से। तो इसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनी साल के एंड में, जो इसको टैक्स जमा कराना है वो कराना है 1250। अब इन दोनों में से आप ए इन्वेस्टर बनना चाहोगे या बी इन्वेस्टर बनना चाहोगे, वो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना। बट यहां पे आपको काफी हद तक क्लैरिटी से समझ में आया होगा कि भाई अगर आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो अननेसेसरी बढ़ने वाला है। नंबर वन चीज तो यही हो गई। अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि 10 लाख की एनुअल इनकम बना रहा है और ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपना
टैक्स फाइल करता है। क्या इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी? आंसर इज नो। इसको जीरो टैक्स पे करके ये आसानी से बच जाएगा। बट अगर इस इन्वेस्टर ने बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है जहां से इसको 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम आ गई, इस इन्वेस्टर ने बॉन्ड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है जहां पे इसका गेन प्रॉफिट जो इसने बुक किया है, रिगार्डलेस इसने 1 साल होल्ड किया, 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, कुछ भी किया, यहां पर कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं होता। इस सिनेरियो के अंदर इसने 1 लाख रुपए का बॉन्ड्स के अंदर से प्रॉफिट निकाल लिया, कैपिटल गेन्स निकाल लिया। इस इन्वेस्टर ने एफडी भी कराया हुआ था, एफडी का जो प्रॉफिट निकल के आया वो भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल के आ गया। इस इन्वेस्टर के पास शेयर मार्केट के डिविडेंड्स आए। ध्यान से सुनना, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि इसके पास बॉन्ड से डिविडेंड्स आए, इसके पास शेयर मार्केट से डिविडेंड्स आए या इक्विटी म्यूचुअल फंड से डिविडेंड्स आए। जो आईडीसीडब्ल्यू प्लान मैंने आपको पिछले चैप्टर्स के अंदर क्लियर किया था, उसको डिविडेंड प्लान बोलते हैं। अगर उससे भी डिविडेंड आ रहे हैं, भले ही वो शेयर मार्केट के डिविडेंड्स है, वहां से अगर 2 लाख के डिविडेंड आ गए, तो इसकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम बनेगी 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14, 15 लाख की इनकम हो गई और अब ये टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। या फिर अगर ऐसा कोई इन्वेस्टर है जो 30% से ज्यादा की टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, वो भी इस तरीके के झमेलों में फंस के अपनी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा लेगा। तो एक ऐसा इन्वेस्टर जो हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट के अंदर आता है या फिर अभी टैक्स पे नहीं कर रहा बट बहुत ज्यादा क्लोज है टैक्सेस पे करने के लिए, उसके लिए ये सारी इन्वेस्टमेंट सूटेबल नहीं रहने वाली है। तो सारे एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अंदर नहीं करनी है बट टैक्सेशन हाई है और उसको भी इनकम जनरेट करनी है, तो उसके लिए सूटेबल रहने वाला है एसडब्ल्यूपी वाला ऑप्शन, जहां पर वो ग्रोथ प्लान से एसडब्ल्यूपी लगाए। ये क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे इनकम जनरेट की जाती है, जब हम रिडेम्पशन वाले चैप्टर के ऊपर आएंगे, जब हम इनकम जनरेशन के बारे में बात करेंगे, तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। बट होपफुली इस स्लाइड की मदद से आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि इक्विटी टैक्सेशन क्या होता है, बॉन्ड टैक्सेशन क्या होता है एंड आपके लिए क्या सूटेबल रहने वाला है। इसके बाद मैं एक और चीज कवर करना चाहता हूं विच इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन, जहां पर कई बार इन्वेस्टर को कंफ्यूजन रहती है कि भाई हमारे लिए कौन सी स्कीम के अंदर क्या टैक्सेशन लगने वाला है। तो इस चीज को सिंपल तरीके से समझने का आंसर ये है कि अगर आपकी स्कीम के अंदर 65% पैसा जो है वो शेयर बाजार के अंदर लगा हुआ है और 35% जो पैसा है वो बॉन्ड्स के अंदर लगा हुआ है, तो आपका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी टैक्सेशन रहने वाला है। बट सर मैंने ऐसी बहुत सारी स्कीम्स देखी है जिनके अंदर जो नेट इक्विटी लेवल है, यानी कि शेयर बाजार के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो सिर्फ 30% है, बट फिर भी वो इक्विटी टैक्सेशन ले लेती है। ये कैसे करती है? हर एक हाइब्रिड स्कीम्स के अंदर जो ग्रॉस लेवल है, यानी कि कितना पैसा आपने शेयर बाजार में खरीदा हुआ है, इसको शायद टेक्निकल हो सकता है बट मैं इसको लेमन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बट बेस्ट तरीका यही है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अपना पैसा डाल रहे हो, या तो चैट जीपीटी या फिर गूगल या फिर डायरेक्टली कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके आप ये पता कर लो कि जो भी हाइब्रिड फंड के अंदर पैसा लगा रहे हो उसके अंदर टैक्सेशन क्या रहने। बट फिर भी मैं आपको थंब रूल एक बार समझा देता हूँ। जब भी हम 100 रुपए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं किसी भी स्कीम के अंदर, फंड मैनेजर क्या करता है कि वो 70% का जो, यानी कि कैश का जो अमाउंट है या 65% का जो मिनिमम अमाउंट है, उसको शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। अब इस फंड मैनेजर को मैंडेट दिया हुआ है कि भाई आपका जो शेयर बाजार का एक्सपोजर है, पोजीशन नहीं, एक्सपोजर जो है वो 30% से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेट्स सपोज कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में बात करें, तो ये फंड मैनेजर क्या करेगा, इसने शेयर तो बाय कर लिए 70 रुपए की, बट फ्यूचर मार्केट के अंदर जाके या फिर डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जाके ये -40% के शेयर्स को, उन्हीं शेयर्स को बेच देगा। तो 70 के बाय किए, 40 के सेल किए, तो इसका नेट लेवल निकल के 30 के ऊपर आ गया। इसने शेयर मार्केट का टैक्सेशन भी अवेल कर लिया और मार्केट का एक्सपोजर भी कम कर दिया। इसको बोलते हैं नेट इक्विटी लेवल, यानी कि शेयर बाजार के अंदर आपका पैसा एग्जैक्टली एक्सपोजर कितना लगा हुआ है। ये हाइब्रिड फंड का थोड़ा सा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली क्लियर करो। बट फिर भी यहाँ पर मैंने आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग दे दी है। तो होपफुली इस टैक्सेशन वाली वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कैसे टैक्सेशन कैलकुलेट करना है, अपने सीए से क्या कम्युनिकेट करना है, आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर रहे हो तो साल के एंड में कितना टैक्सेस बन सकते हैं, या किसी भी म्यूचुअल फंड को रिडीम कर रहे हो उसके हिसाब से कितना टैक्स लायबिलिटी बन सकता है, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैसे नीचे लाना है, इन सारी चीजों की काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब इस कोर्स के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि हम आपके साथ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो सारी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं जिससे आप अपने पैसे के ऊपर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको, ना कि किसी कहा सुनी से आप अपने पैसे को गैम्बल करो। तो इस सीरीज के अंदर बने रहने के लिए, मेरे चैनल से बेस्ट नॉलेज अवेल करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाता रहूं।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.